नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे से रहिए, एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहिए। सारे एग्ज़ाम्स जो आपके अग्रिम तारीखों में, अग्रिम दिनांकों में लगे हुए हैं, वो समस्त एग्ज़ाम होने वाले हैं, ठीक है? और आपको तैयार रहना चाहिए। आपको ये सोचकर अपनी पढ़ाई को रोकना नहीं चाहिए, अपनी पढ़ाई को ब्रेक नहीं करना चाहिए कि अब एग्ज़ाम्स नहीं होंगे। होता ये है कि कुछ अफ़वाहें आप ऐसे सुन लेते हैं। अगर एग्ज़ाम्स नहीं होंगे तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा अगर आप पढ़ते रहेंगे। लेकिन एग्ज़ाम्स अगर हो गए तो आप फिर बाहर हो जाएँगे उस एग्ज़ाम से, अगर आप तैयार नहीं कर पाए। आज की तारीख है 5 अगस्त 2020। डिस्कस करने जा रहे हैं आज का डेली 30। जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, भारत में लोक सेवा के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। इसमें संघ लोक सेवा आयोग और स्टेट के जो लोक सेवा आयोग होते हैं, वो सब आएँगे। जैसे उत्तर प्रदेश का यूपीपीएससी कहलाता है। तो इस तरीके से 22 प्रश्न इस पे और 8 प्रश्न आज के करंट अफेयर पे, टोटल 30 क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन मैं उससे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि ये आज ही कंप्लीट नहीं होगा, इसमें और भी प्रश्न कुछ और निकलेंगे, जो आगे के कभी अगले हफ्ते में हम कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मैं ओम पांडे, आपका गाइड, आपका दोस्त, और लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न जो है वो स्क्रीन के सामने है आपका, और वो पहला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में संविधान में प्रावधान किए गए हैं। ये जो प्रावधान किए गए हैं वो किस भाग में हैं और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक हैं, यही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। इसी प्रश्न का आपको उत्तर देना है। यानी कि यहाँ भाग भी आपका तैयार हो जाएगा, किस भाग में है, और अनुच्छेद भी आपका तैयार हो जाएगा, कहाँ से कहाँ तक है। सारे जो यहाँ पे प्रश्न होते हैं बहुत इंफॉर्मेटिव बनाने की कोशिश की जाती है, जिससे कि आप लोग अगर इसको पढ़ लें तो कोई भी प्रश्न आपके गलत ना हो। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है भाग 14 याद रखिएगा, और अनुच्छेद 315 से 323 तक इसके बारे में प्रावधान किए गए हैं। तो आंसर ए सही हो जाएगा इसका। संघ लोक सेवा आयोग के बारे में कहा गया है कि यह एक संवैधानिक निकाय है और भारत का सबसे बड़ा भर्ती अधिकरण है। ये देश में सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारियों की भर्ती ये करता है। आईएएस यही बनाता है, आईपीएस यही बनाता है, ठीक है ना। आईआरएस का सिलेक्शन, आईएफएस का सिलेक्शन, और बहुत सारी 2 दर्जन से ज्यादा, 2-3 दर्जन लगभग सर्विसेज हैं। सारे लोग आईएएस ही नहीं बन जाते हैं, तो उसमें जो और रैंक्स आती हैं तो उसमें अन्य बहुत सारी सर्विसेज हैं जो अलॉट होती है। अगला जो प्रश्न है, जब कोई कहता है आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो वो उसकी ड्रीम की तैयारी तो वो हो सकती है कि उसका आईएएस बनना या आईपीएस बनना उसकी ड्रीम है, सपना है। लेकिन आप ये मत समझिए कि वो आईएएस की ही केवल तैयारी कर रहा है। वो यूपीएससी के द्वारा जो सिविल सर्विसेज एग्जाम कंडक्ट होता है, एक्चुअली इसकी तैयारी करता है। इसमें फिर जैसे इसकी रैंक आती है, उसी रैंक के अकॉर्डिंग उसको आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, ये सब सीटें दी जाती हैं। मतलब ये पोस्टिंग होती है उनकी सिलेक्शन के बाद में। भारत में लोक सेवकों की भर्ती की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? भारत के स्तर पर। तो भारत के स्तर पर अगर आपसे पूछा जाए तो संघ लोक सेवा आयोग, लेकिन भारत में कहा जा रहा है तो भारत में तो स्टेट भी आते हैं, भारत में राज्य भी आते हैं। आपको प्रश्न बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा मिलकर की जाती है। मतलब दोनों मिलकर का मतलब ये है कि वैसे संघ लोक सेवा आयोग करता है और स्टेट्स में, राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग करता है। भारत में लोक सेवा का जनक किसे माना जाता है? अब यहाँ पर 2-3 चीजें हैं। अगर आपसे ये पूछा जा रहा है लोक सेवा का जनक कौन था, कार्नवालिस का नाम आपने सुना होगा, गवर्नर जनरल था 1786 से 1793 के बीच में। कार्नवालिस गवर्नर जनरल यहाँ रहा, और भारत में लोक सेवा का जनक इसे माना जाता है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। लेकिन एक प्रश्न और है, और वो प्रश्न ये है कि वो, देखिए अभी आएगा तो मैं बताऊंगा। इसका पहले इस प्रश्न का पहला स्टेटमेंट देखिए कि वेलेजली ने लोक सेवकों को प्रशिक्षण देने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। तो यहाँ पर एक प्रश्न ये बनकर आ रहा है सामने कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? पहला तो ये आ गया, और दूसरा है कि ये फोर्ट विलियम कॉलेज किस लिए था? तो लोक सेवकों को प्रशिक्षण देने के लिए इस कॉलेज की स्थापना की गई थी। 1798 से 1805 तक वेलेजली था। 1798 से 1805 ईस्वी तक वेलेजली था। तो पहला सही है। 1813 में कार्नवालिस ने यह प्रस्ताव रखा कि सिविल सेवा में योग्यता के आधार पर अधिकारियों की भर्ती की जाए। तो 1813 में जो ये प्रस्ताव रखा गया था वो कार्नवालिस के द्वारा नहीं, ग्रैनविले के द्वारा रखा गया था। ये प्रस्ताव रखने वाला कौन था?
ये प्रस्ताव रखने वाला ग्रेनविले था। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 1813 में रखा गया था, ये चीज सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चार्टर एक्ट में यह प्रावधान किया गया है कि सभी लोक सेवकों की नियुक्तियां एक प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से की जाएंगी? ये प्रश्न हो सकता है आपने कभी ना देखा हो सकता है आपसे कहीं ये प्रश्न ना मिला हो, लेकिन ये प्रश्न कभी भी पूछा जा सकता है। 1853 में एक चार्टर एक्ट लाया गया था और उसमें प्रावधान किया गया था कि सभी लोक सेवकों की नियुक्तियां एक प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से, एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होगा, उसके माध्यम से इसको किया जाएगा। तो 1853 का चार्टर एक्ट था, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट अगले प्रश्न का, 1854 में बर्क की अध्यक्षता में कमेटी ऑन इंडियन सिविल सर्विसेज का गठन किया गया था। कमेटी ऑन इंडियन सिविल सर्विसेज का गठन 1854 में तो किया गया था, लेकिन 1854 में ये लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, जो मैकाले था ना, शिक्षा वाला मैकाले, तो उसकी अध्यक्षता में ये हुआ था। और पहली बार सिविल सेवा की परीक्षा इसमें दिया है, 16 जुलाई 1855 की हुई, और ये परीक्षा भारत में आयोजित हुई थी, ऐसा लिखा हुआ है। 16 जुलाई 1855 को पहली बार ये परीक्षा हुई थी, लेकिन ये लंदन में आयोजित की गई थी, भारत में आयोजित नहीं की गई थी। दूसरा गलत है, पहला भी गलत है, तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, सिविल सेवा में सफलता पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? बहुत बार ये प्रश्न आप कर चुके होंगे। 1861 में भारतीय सिविल सेवा अधिनियम बना और 1863 की बात है, 2 ही साल बाद सत्येंद्र नाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर के ये बड़े भैया थे, इन्होंने सिविल सेवा में सफलता प्राप्त की। ठीक है, तो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैधानिक सिविल सेवा की योजना किस गवर्नर जनरल ने प्रस्तुत की थी? वैधानिक सिविल सेवा परीक्षा की जो बात हो रही है, 1878 से 1879 में लॉर्ड रिटन ने इसी के मध्य में वैधानिक सिविल सेवा की योजना को प्रस्तुत किया था, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी लगातार इनके बारे में मांग करती रही थी, वैधानिक सिविल सेवा के बारे में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लिटन, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट अगले प्रश्न का, 1855 से 1930 तक सिविल सेवा की परीक्षा का आयोजन इंग्लैंड में ही किया जाता रहा। 1855 से 1921 तक, 30 तक नहीं, 1921 तक इसका आयोजन इंग्लैंड में किया जाता था। 1892 ईस्वी में इंडियन सर्विस ऑफ इंजीनियर्स तथा इंडियन वेटनरी सर्विस, और 97 में भारतीय चिकित्सा सेवा, और 1905 में इंपीरियल पुलिस सेवा, और 1906 में भारतीय शिक्षा सेवा, और 1907 में भारतीय कृषि सेवा की शुरुआत की गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें दूसरा स्टेटमेंट कहा जा रहा है कि 1907 में भारतीय कृषि सेवा की शुरुआत की गई थी, तो ये दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 1921 तक ये आयोजन इंग्लैंड में किया जाता रहा, और 1921 के बाद में 1922 से ये भारत में आयोजन होने लगा था, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये प्रश्न पूछा जाता है कि कब से भारत में हुआ था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट, 1917 ईस्वी में इस्लिंगटन आयोग बनाया गया, 1917 ईस्वी में। और दूसरा है कि मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में भी सिविल सेवा के बारे में सिफारिशें की गई थी। ये दो स्टेटमेंट, और दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। कभी भी आपसे इस्लिंगटन आयोग के बारे में पूछा जाए, इस्लिंगटन कमीशन के बारे में पूछा जाए, जो कि 1917 में बना था, तो आप इसको कह सकते हैं कि हाँ, इस आयोग को बनाया गया था। प्रथम, द्वितीय और तृतीय 3 श्रेणियों में इसको बनाने की सिफारिश हुई थी, और 1919 में ये मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में ये सेवाएं, इन्हीं सेवाओं के बारे में ये सब है, तो इन सेवाओं के बारे में सिफारिशें, सिविल सेवा के बारे में सिफारिशें की गई थी। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। दोनों के दोनों स्टेटमेंट इसके करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आयोग ने भारत में एक लोक सेवा आयोग का बनाने का सुझाव दिया था? ये कौन सा आयोग था? आपने एक ली आयोग के बारे में सुना होगा। ली आयोग सन याद कर लीजिए, 1924 में ली आयोग का गठन किया गया, और इसने लोक सेवा आयोग बनाने का सुझाव दिया था। लोक सेवा आयोग जो बना वो इसी के सुझाव पे बना, तो इसने ये सुझाव मतलब दिया था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है उसका पहला स्टेटमेंट है कि ली आयोग की सिफारिश पर 1935 ईस्वी में केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ली आयोग की सिफारिश पर तो ये की गई थी, लेकिन 1935 में नहीं, ये 1926 में ही कर दी गई थी। 1935 में नहीं, ली आयोग की सिफारिश के आधार पर 1926 में स्थापना की गई थी, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा है कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग का पहला अध्यक्ष सर रोज बार्कर को बनाया गया था। रोज बार्कर जो था
ये इसका पहला अध्यक्ष था केंद्रीय लोक सेवा आयोग का। तो दूसरा इसका सही है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। भारत में किस अधिनियम द्वारा संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी? 1935 का जो अधिनियम था उसके द्वारा संघीय लोक सेवा आयोग की भारत में स्थापना की गई थी। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय सिविल सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय चिकित्सा सेवा के अलावा अन्य सभी सेवाएं राज्यों को इसमें हस्तांतरित कर दी गई थी, उस समय की ये बात है। अगला जो प्रश्न है, पहला स्टेटमेंट, जिन सेवाओं में नियुक्ति गवर्नर जनरल करता था उन्हें अखिल भारतीय सेवा कहा जाता था। उस समय जिन सेवाओं की नियुक्ति गवर्नर जनरल करता था उसे केंद्रीय सेवा कहा जाता था, ये ध्यान रखिएगा। तो पहला गलत हो गया। और जिन सेवाओं की नियुक्ति भारतीय मंत्री करता था उन्हें केंद्रीय सेवा कहा जाता था, ये दिया हुआ है। तो इसका उल्टा ये दिया हुआ है, उन्हें क्या कहा जाता था? अखिल भारतीय सेवा। तो जिनकी नियुक्ति भारतीय मंत्री करता था वो अखिल भारतीय सेवा, जिनकी नियुक्ति गवर्नर करता था, गवर्नर जनरल, वो केंद्रीय सेवा होती थी। दोनों उल्टा लिखा हुआ है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1947 ईस्वी में स्वतंत्रता के बाद संघीय लोक सेवा आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? 1947 में संघीय लोक सेवा आयोग का नाम बदलकर संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया, ठीक है ना। संघीय लोक सेवा आयोग पहले नाम हुआ करता था, फिर संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया, वही नाम अभी चल रहा है। और ये किया कब किया गया? 1947 ईस्वी में, जब भारत आजाद हो गया। कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त को। मैं भी बच्चों वाली बात करने लगता हूँ ना, आप जैसे धुरंधर लोगों से। कभी कभी ऐसे छोटे छोटे प्रश्न भी इंपॉर्टेंट होते हैं। किसे अखिल भारतीय सेवाओं का पिता कहा जाता है? ये प्रश्न मैं वहां पर कह रहा था, जब मैंने कहा था अभी प्रश्न आएगा तब मैं बताऊंगा। अखिल भारतीय सेवाओं का पिता जब भी आपसे पूछा जाएगा तो अखिल भारतीय सेवा या ऑल इंडिया सर्विसेज जिसको कहते हैं, उसका पिता सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अखिल भारतीय सेवाओं का पुरजोर समर्थन किया था, इन्होंने आवाज उठाई थी। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना के लिए विधेयक पहले पेश किया जाता है कहां पर? लोकसभा में या राज्यसभा में? संसद के किस सदन में? ये राज्यसभा में किया जाता है। इसके लिए विधेयक पहले राज्यसभा में किया जाएगा प्रस्तुत, फिर लोकसभा में अपनी सहमति के लिए उसको भेजा जाएगा। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में लोक सेवाएं हैं, कौन कौन सी सेवाएं? अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं और राज्य सेवाएं। ये सभी प्रकार की सेवाएं भारत में लोक सेवाओं के अंतर्गत आती हैं। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो गया। अगर आप आईएएस नहीं बन पाए तो कोई जरूरी नहीं है, जिन लोगों का अटेम्प्ट नहीं है उनकी बात मैं कर रहा हूं कि वो बहुत निराश हो, आप यहाँ पे एसडीएम बन जाए। कोई जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल निराश हो कि आप बैठ जाए, एसडीएम बन जाए, ये भी ऐसी ही सेवा है। यहाँ पर आप डिप्टी एसपी बन जाए, ये भी ऐसी ही सेवा है, आप प्रमोट होकर बाद में बन जाएंगे, ठीक है ना। और इसमें सबसे खास बात ये है कि जहां पर आप रह रहे हैं, जिस स्टेट के हैं, वहां पर आपको जॉब बिल्कुल निश्चित है मिलेगी। इसमें है कि ये अखिल भारतीय सेवाएं, हो सकता है आपको आंध्र प्रदेश का ऑर्डर मिल जाए, हो सकता है कर्नाटक का ऑर्डर मिल जाए, हो सकता है आपको मणिपुर मिल जाए, कुछ भी मिल सकता है। अगला जो प्रश्न है उसका पहला स्टेटमेंट है, भारत में स्वतंत्रता के समय 3 लोक सेवाएं थी। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो भारत में स्वतंत्रता के समय लोक सेवाएं 3 नहीं थी, उस समय 2 ही लोक सेवाएं थी। तो पहला तो गलत हो गया। ये जो 2 लोक सेवाएं थी वो भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा। 1963 में 1 जुलाई 1963 को इसमें चौथी भारतीय सेवा विदेश सेवा को जोड़ा गया। तो इसमें तीसरी भारतीय सेवा, तो 3 भारतीय सेवाएं कौन सी हैं? प्रशासनिक, पुलिस और विदेश सेवा। इनको भारतीय जो सेवा है उनको कहा जाता है, मतलब 3 लोक सेवाओं के रूप में इनको जाना जाता है। तो दूसरा भी गलत हो जाएगा, चौथी नहीं तीसरी के रूप में इसको जोड़ा गया था। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे, डी ऑप्शन। तो कौन कौन सी ये लोक सेवाएं हैं? भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा। आईएफएस जो होता है उसमें 2 होते हैं ना, विदेश सेवा और वन सेवा। एक फॉरेस्ट होता है, एक फॉरेन होता है। तो वन सेवा जो है ये अखिल भारतीय सेवा है, अखिल भारतीय सेवा। इसको भारतीय विदेश सेवा को जोड़ दिया गया था, तो ये तीसरी थी, ये ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, अखिल भारतीय सेवाओं को संघ सूची की किस अनुसूची में रखा गया है? अखिल भारतीय सेवाओं को संघ सूची की 7वीं अनुसूची में रखा गया है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय डाक सेवा किस प्रकार की सेवा है? जो भारतीय डाक सेवा है वो अखिल भारतीय सेवा नहीं है, वो केंद्रीय सेवा में आता है। जो डाक है, डाक सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है। और भारतीय जो डाक सेवा है वो केंद्रीय सेवा है। भारतीय विदेश सेवा, भारतीय डाक सेवा, भारतीय कस्टम एक्साइज सेवा, ऑडिट एंड अकाउंट सेवा, आयकर अधिकारी सेवा, ये जो जितनी भी सेवाएं हैं, रक्षा सेवा जो है वो, ये सब किस में आती हैं? केंद्रीय सेवा के अंतर्गत आती हैं,
ठीक है ना। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उसका पहला स्टेटमेंट है राज्य सिविल सेवा राज्य सेवा के अंतर्गत आती है। तो इसमें तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत तो बात है नहीं। राज्य जो सिविल सेवा है वो राज्य सेवा के अंतर्गत आती है। जैसे यूपीपीएससी से आप लोग जो एग्जाम पास करेंगे, आप एसडीएम बनेंगे, तो ये यूपी गवर्नमेंट की सेवा होगी, है ना, तो राज्य सेवा के अंतर्गत आएगी। और केंद्रीय सचिवालय सेवा केंद्रीय सेवा है। केंद्रीय जो सचिवालय सेवा है ये जो है, ये केंद्रीय सचिवालय सेवा अलग सेवा है ना। केंद्रीय सचिवालय सेवा है, और केंद्रीय सचिवालय सेवा के अंतर्गत केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक और केंद्रीय सचिवालय लिपिक, ये 3 सेवाएं आती हैं। तो ये केंद्रीय सचिवालय सेवा के अंतर्गत ही आती है, ना कि केंद्रीय सेवा के अंतर्गत। तो पहला स्टेटमेंट तो इसमें सही है, लेकिन दूसरा ये गलत है। थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज अगर आप पकड़ नहीं पाए तो ये दिक्कत हो जाएगी। अगर आप बीओ का एग्जाम देने जा रहे हैं और अंतिम समय प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप हमारे पास टेस्ट सीरीज इसकी है, उसमें बहुत सारे पीडीएफ और सब है, आप रिवीजन के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6307281212। इस पर आप व्हाट्सएप करके उसको ले सकते हैं और अंतिम समय अपनी तैयारी को मान सकते हैं। जैसे एक होता है ना कॉन्फिडेंस के साथ जाना। इसके अलावा आरओ, एआरओ, और आप पीसीएस का एग्जाम अगर दे रहे हैं, है ना, यूपीपीएससी के अंतर्गत अगर आप पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, तो इनके लिए भी टेस्ट सीरीज आप हमारी ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। जिन लोगों ने इसको ज्वाइन किया है अभी तक, तो उन्होंने यही कहा है कि अच्छी तैयारी हमारी हुई है। चलिए करंट अफेयर के आज के प्रश्नों को देखते हैं और फिर खत्म करते हैं आज के सेशन को। मैंडारिन जो भाषा है वो चीन के अलावा किस देश में सरकारी और शिक्षा भाषा के तौर पर प्रयुक्त की जाती है? ये जो भाषा है ये ताइवान में सरकारी और शिक्षा भाषा के तौर पर प्रयुक्त की जाती है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। चीन की मुख्य भूमि के साथ में ताइवान में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय उन्नत अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? 1966 की बात है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय उन्नत अनुसंधान केंद्र ARCI इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर यह स्थापित किया गया था। अभी हाल ही में क्या हुआ है, सौर उत्पादन हेतु लागत प्रभावी सौर रिसीवर ट्यूब विकसित करने का इसने दावा पेश किया है कि हम सौर प्रणाली में अपने यहाँ डेवलपमेंट कर रहे हैं। अब चाइना से सब चीजें बंद हो रही हैं, तो स्वदेशी की बात भी हो रही है, और अगर हमारे यहाँ इनोवेशन नहीं होगा तो दिक्कत भी होगी। कैसे हम उसको पूरा कर पाएंगे जो चाइना से हम बंद कर रहे हैं? तो ये कहाँ स्थित है? हैदराबाद में, इसलिए चर्चा में आया, ये पूछा जा सकता है। अगला जो प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे तेजी से गर्म होने वाला घोषित क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? पृथ्वी पर जो सबसे तेजी से गर्म होने वाला जो क्षेत्र है, इसका पहले भी हम डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्षेत्र है स्वालबार्ड। जो ये स्वालबार्ड क्षेत्र है ये स्थित है नॉर्वे में, नॉर्वे रीजन में स्थित है, नॉर्वे देश में स्थित है स्वालबार्ड क्षेत्र, और ये सबसे तेजी से गर्म होने वाला क्षेत्र है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, कभी भी पूछा जा सकता है। किस भारतीय पत्रकार को राजनीतिक रिपोर्टिंग के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार का विजेता नामित किया गया? और ये जो पुरस्कार है ये भारतीय पत्रकार और इंडियन एक्सप्रेस के विशेष संवाददाता हैं दीपांकर घोष, उनको दिया गया है। प्रवासी श्रम संकट सहित कोविड-19 महामारी से संबंधित विभिन्न मुद्दों को इन्होंने कवर किया। पीपल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया पत्रकारिता वेबसाइट को पर्यावरण और विकास के मुद्दों पर रिपोर्टिंग के लिए पुरस्कार के लिए चुना गया है, तो वो भी ध्यान रखिएगा, पीपल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया। और ये नाम तो मत भूलिएगा, कभी भी पूछा जा सकता है किसी भी परीक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूली छात्रों के बीच वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य मंत्री द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है? यानी कि ऐसा कार्यक्रम जो कि प्रमोट करे साइंटिफिक टेम्परामेंट को, और ये जो कार्यक्रम है ये अभी लॉन्च किया गया है, इसका नाम है विद्यार्थी विज्ञान मंथन। सी ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट। 2020-21 में ये शुरू किया जाएगा, मतलब 2020 में शुरू हो जाएगा, ऐसे ये चलेगा आगे, और 6 से 11 तक के बच्चे इसमें शामिल होंगे। कक्षा 6 से कक्षा 11 तक, कक्षा नहीं कक्षा, ठीक है। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय के एनसीईआरटी के तहत एक स्वायत्त संगठन विज्ञान प्रसार है, उसी के सहयोग से इसको शुरू किया गया है, और ये विज्ञान भारती द्वारा इसको सपोर्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, BAME समुदाय में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता है? अभी आपको मैंने एक कल क्वेश्चन यहाँ पर बताया था, डिस्कशन किया था, उसमें मैंने कहा था कि गांधी जी के नाम पर एक सिक्का जारी कर रहा है ब्रिटेन। तो जो सिक्का जारी हो रहा है उसमें बैम समुदाय बोलते हैं, ब्लैक, एशियन और माइनॉरिटी जो एथनिक होते हैं, इन लोगों को शामिल करके
ये बैम समुदाय, इनको बैम कम्युनिटी बोला जाता है, तो उसमें ये सारे शामिल होते हैं। डी, यूरोपियन इसमें शामिल नहीं होते हैं, इन लोगों को शामिल किया जाता है और इन्हीं के योगदान को पहचान देने के लिए, इन्हीं के योगदान को लोगों के सामने रखने के लिए अभी ब्रिटेन में महात्मा गांधी की स्मृति में एक सिक्का जारी करने का निर्णय लिया गया है। तो ऐसे कई लोग उसमें शामिल होंगे, महात्मा गांधी जी भी हैं उसमें, हमारे बापू। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो जो स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक है, इसका विमोचन किसने किया है? इसका जो विमोचन किया गया है, ये गजेंद्र सिंह शेखावत और स्मृति ईरानी, इन दोनों के द्वारा किया गया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ये पुस्तक है, इसमें 35 एसेज शामिल किए गए हैं। स्वच्छ भारत मिशन के बारे में इसमें जानकारी दी गई है और इसका संपादन किया है पेयजल और स्वच्छता विभाग के सचिव हैं परमेश्वरन अय्यर। परमेश्वरन अय्यर ने इसका संपादन किया है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, शिवाजी राव पाटिल निलंगेकर का हाल ही में निधन हो गया, वे किस पार्टी से संबंधित थे? मैं आपको बताना चाहता हूं, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट में सीएम थे, यानी कि सीएम ये रहे हैं और बहुत वरिष्ठ नेता थे कांग्रेस पार्टी के। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभी ये नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए और क्योंकि इनको पहले से डायबिटीज थी, इनको और भी समस्याएं थी, तो संक्रमित पाए जाने के बाद में ये चले गए हम लोगों को छोड़ के। मैं तो इन्हें नहीं जानता, लेकिन महाराष्ट्र के लोग तो इनको जानते ही होंगे। प्रश्न पूछा जाता है ऐसा, पीसीएस में कई बार पूछा गया है, तो ये आप बच के रहिए कोरोना से। एग्जाम्स हो रहे हैं, आज बीओ के एडमिट कार्ड अभी नहीं जारी किए गए हैं, लेकिन सूचना जारी कर दी गई। सेंटर आप लोग देख सकते हैं, सेंटर उसमें जाके देख सकते हैं कि कहाँ आपका पड़ा है, ये कुछ जारी कर दिया गया है। एडमिट कार्ड भी जारी हो जाएंगे। सुबह की क्लास में भी लोग पूछ रहे थे, 12 बजे मैं लाइव आता हूँ। इस समय कोई ना कोई जीएस का इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने इस तरीके से डिस्कस होता है कि आपको ये याद हो जाए, तैयार हो जाए, तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 12 पीएम से आगे 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, जैसे भी हम लोग नॉर्मली बड़ी क्लास नहीं करते हैं क्योंकि लोग मना करने लगते हैं, तो 1 घंटे से तो ऊपर ही करते हैं। तो उसमें भी कई लोग पूछ रहे थे, तो मैंने उसमें भी कहा था और आप लोगों से मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग लापरवाही न करें। टलना अलग चीज होती है, अगर टल गया तो उसका कोई नुकसान आपको नहीं होगा, लेकिन आप नहीं पढ़ेंगे और हो गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।